जो सेकेंड वेव आया है कोरोना का, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसके बारे में समझते हैं कि इसका पीक कब आएगा और ये वाला जो ग्राफ है ये कब नीचे जाएगा। देखिए, बीमारियों को कई स्टेज में बांटा जाता है। एक तो नॉर्मल बीमारी हो जाती है, एक होता है इंडेमिक। इंडेमिक वैसे बीमारियों को कहते हैं जो लगभग हर देश में पाए जाते हैं, और ये अचानक आते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा लोगों की जान नहीं लेते हैं और फैलते बहुत तेजी से ही है। जैसे हम लोग के यहाँ मलेरिया मच्छर से बहुत तेजी से फैलता है, चेचक बहुत तेजी से फैलता है, लेकिन बहुत लोगों का ये जान नहीं लेता है, कुछ लोग का ही ले लेता है जान। तो ये इंडेमिक में आता है। इसके बाद खतरनाक रूप लेता है आपका इपिडेमिक। इपिडेमिक एक बहुत तेजी से फैलने वाली बीमारियों को कहते हैं, लेकिन ये कुछ खास एरिया में ही फैलते हैं। एक ही देश तक रह जाएंगे या एक से दो देश में, पूरी दुनिया में ये प्रभाव नहीं डालेंगे। जैसे स्पेन में आज से 100 साल पहले फैला था, स्पेनिश फ्लू फैला था। आप अगर छोटे पैमाने पे देखेंगे तो बिहार में एक चमकी बुखार आता है, मुजफ्फरपुर तक के एरिया वाले में, तो ये एक छोटे रूप में होता है, लेकिन वो चमकी बुखार को आप इपिडेमिक में नहीं डालेंगे क्योंकि वो बहुत ज्यादा एरिया को डिस्टर्ब नहीं करता है। लेकिन जैसे स्पेनिश फ्लू आ जाएगा इपिडेमिक में, और अगर कोई बीमारी पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले ली है तो उसे कहते हैं पेंडेमिक। तो अभी कोरोना जो है वो पूरी तरह से पेंडेमिक रूप लिया है, पूरी तरह से पूरी दुनिया को अपने चपेट में ले रखा है। आज से 100 साल पहले जो स्पेनिश फ्लू आया था, हम लोगों ने उससे कुछ भी नहीं सीख लिया है। इतिहास से हमने यही सीखा है कि इतिहास से कोई कुछ भी नहीं सीखता है। स्पेनिश फ्लू के भी 3 फेजेस थे। स्टेज 1 स्टेज मतलब जो उसका फेज, एक वेव 1 आया था, सेकेंड वेव, थर्ड वेव। तो हम लोग भी कोरोना को ये सीखना चाहिए था कि स्पेनिश फ्लू का जो सेकेंड वेव था वही सबसे ज्यादा खतरनाक था, और फिर 100 साल बाद यही हुआ। जो आज के वक्त में कोरोना है, इसका फर्स्ट वेव उतना खतरनाक नहीं था जितना कि सेकेंड वेव खतरनाक है। और अगर आप स्पेनिश फ्लू को देखेंगे तो उसका थर्ड वेव सबसे कमजोर था। तो कोरोना का भी जो थर्ड वेव आएगा वो शायद सबसे कमजोर रहे। आप अगर आंकड़ों पे ध्यान देंगे, डाटा पे, तो जो फर्स्ट वेव था कोरोना का, इसमें जो पीक आया था ये सितंबर महीने में आया था, और सबसे ज्यादा मरीज जो रिकॉर्ड किए गए थे वो 16 सितंबर को रिकॉर्ड किए थे। ये 97,859 यानी लगभग 98,000 मरीज थे। उसके बाद से ये पीक डाउन हो गया, और फरवरी का महीना जो था यहाँ पर ये पीक डाउन हो गया। उसके बाद मार्च से ये फिर पीक पकड़ने लगा, और जो सेकेंड वेव आया अप्रैल महीने में, ये सबसे भयावह स्थिति हो गया। देखिए, ये सितंबर महीने का ग्राफ है, फिर डाउन हुआ और फिर ये अप्रैल में उठने लगा। और 16 अप्रैल का जो डाटा है 2,34,943 केस, यानी लगभग 2,34,000 केस यहाँ पे आए हैं समय। तो इतना ज्यादा का चेंजिंग देखा गया है। अमेरिका ही है जो हम लोग से इतने तेजी से स्प्रेड के मामले में आगे है, वहां पे लगभग 3 लाख केसेज आए थे। विशेषज्ञों का माने तो जिस तरह से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, ये मई के महीने में इसका पीक आएगा, और जब तक पीक आएगा पर डे हमारे यहाँ लगभग 3.5 लाख लोग मिलने लगेंगे। और ये जो मरीज मिलेंगे, ये ज्यादातर अब जो मरीज मिलेगा उसमें बच्चा और बूढ़े नहीं रहेंगे। मेन जो वर्किंग कैपेसिटी है, हमारे वर्किंग पीपल है, युवाओं में ये मिलेगा, क्योंकि बच्चों की इम्यूनिटी मजबूत है, और जो बूढ़े हो गए 40-45 से ऊपर है, उनका वैक्सीनेशन का काम हो गया, उनके बचने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो अभी तो पीक नहीं आया, हम लोग पूरे दुनिया में टॉप करेंगे कोरोना में, इतनी तेजी से फैलने के लिए यहाँ पर। और इस बार का जो कोरोना है ये बहुत ज्यादा लीथल यानी खतरनाक है। आप देखेंगे इतने ज्यादा भीड़ होने की वजह से हॉस्पिटल में बेड नहीं है। और रही बात गवर्नमेंट या प्रशासन की और पब्लिक की, तो ये लोग अभी उतने तैयार नहीं और बहुत हल्के में ले रहे हैं। पहले जब कोरोना आया था तो ट्रेन की बोगियों को काट कर कोरोना वार्ड बनाया जा रहा था। दिल्ली में DRDO ने अपना हॉस्पिटल बना दिया, राधा स्वामी सत्संग को बड़े हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया गया था, हजारों करोड़ रुपए आए थे, जबकि उस समय 98,000 केस ही सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया था, और यहाँ पर डे 2 लाख से ज्यादा मिल रहा है, फिर भी इतना एग्रेसिव रोल में कोई नहीं है। हॉस्पिटल में बेड्स कम है, बेड को तो गोली मारिए भाई।